मैम देख लें कोई पार्टिसिपेंट आए हैं तो उनको ऐड भी कर लें। ठीक हो गया, मैं कर लेंगे। चलिए ठीक है, ये मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, मुझे बताना आपको दिख रही है? Just a second. कल हमने चैप्टर नंबर 1 के कंटेंट्स डिस्कस किए यस मैम, थे, नजर आ गई है। वो हमारे कंप्लीट हो गए। इसमें अभी तक जब तक आपने अटेम्प्ट नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप अटेम्प्ट करेंगे कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है मैम। है दूसरा चैप्टर। दूसरा जो चैप्टर होता है वो बेसिकली होता है लिटरेचर रिव्यू का। लिटरेचर रिव्यू नाम से ही पता चल रहा है कि आप लिटरेचर को रिव्यू करते हैं। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है थियोरेटिकल रिव्यू, एक होता है एम्पिरिकल रिव्यू। जो नॉर्मली लोग समझते हैं ना कि इस चैप्टर में आपने डिफरेंट आर्टिकल्स को पढ़ के उसको साइड कर देना है और आपने वो चीजें लिख देनी है कंबाइन करके, वो होता है इसमें, लेकिन वो एम्पिरिकल रिव्यू होता है। थोड़ा सा ये बताने का और अभी बात करने का पर्पज ये था कि इसका थोड़ा स्ट्रक्चर पता चल जाए कि चैप्टर नंबर 2 होता क्या है, इसको किस तरह से लेके चलना है। क्योंकि ऐसे ही डिफरेंट रैंडम चीजें उठा के इसको आपने लिख के एक जगह पे जमा करके उसको लिटरेचर रिव्यू नहीं कहते। इसका एक स्ट्रक्चर होता है बकायदा, जो कि जो चेक करने वाले होते हैं उनको इसका पता होता है। दो पार्ट्स होते हैं इसमें। सबसे पहला पार्ट होता है जो हम कैटर करते हैं थियोरेटिकल रिव्यू, और इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। थियोरेटिकल रिव्यू में कोई ना कोई थ्योरी होती है, उसको आप बीच में बयान करते हैं और उसको फिर आप अपने टॉपिक से लिंक करते हैं कि कैसे ये थ्योरी जो फाइनेंस की थ्योरी है वो कैसे हमारे टॉपिक से लिंक करते हैं। इसकी मैं एग्जांपल भी देती हूँ, पर पहले पूरी आउटलाइन देख लेते हैं। जो दूसरा पार्ट होता है वो एम्पिरिकल रिव्यू का होता है। इसमें जो आपको मैंने कल बताया था कि कम से कम 15 से 20 आर्टिकल आपके लेवल पे आप इसको पढ़ेंगे और फिर आप उसको साइड करेंगे, तो एम्पिरिकल रिव्यू वो है, वो दूसरा पार्ट है इसका। अब जो थियोरेटिकल रिव्यू है उसमें एक थ्योरी भी हो सकती है, कम से कम एक होती है, ज्यादा ज्यादा 2-3 हो सकती है जो आपको सपोर्ट करे। सपोर्ट जितनी आप ज्यादा लेंगे तो आपका आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग होगा, इसका फायदा ये होता है। फिर एम्पिरिकल रिव्यू में भी दो सेगमेंट्स होते हैं। सबसे पहले ये, इसमें भी वही नैरो डाउन अप्रोच, फनल अप्रोच जिसकी कल मैंने बात की थी, वही दो अप्रोचेस इस्तेमाल होती हैं। ग्लोबल लेवल से आप पूरी दुनिया से आप शुरू करते हैं, दुनिया में आपको जितनी रिसर्चेज आपके टॉपिक से रिलेटेड नजर आए उनको आप एक्सप्लेन करते हैं, और फिर लोकल लेवल की। अब ये देखो, दुनिया में तो हो सकता है बहुत ज्यादा रिसर्चेज हुई हो, आपने जो आर्टिकल सेलेक्ट करने हैं वो इसी हिसाब से करने हैं कि अगर 20 आर्टिकल सेलेक्ट करे हो तो उसमें ये देखना जरूरी कि जो ग्लोबल है फिर उनको पहले सारा लिटरेचर जो है उसको इकट्ठा लिख लें, 3-4 पेज का जो बनेगा। फिर उसमें से जो स्टडीज आपकी ग्लोबल लेवल की है उनको अलग कर दें, जो लोकल यानी कि जो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान से रिलेटेड है, उनको अलग कर दें। फिर उनको आप इस तरह से सीक्वेंस और स्ट्रक्चर में ले आए। एकदम से एक फर्स्ट टाइम में तो ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट टाइम में तो जस्ट आपका ड्राफ्ट बनेगा, उसको फिर दोबारा रिव्यू करें और अरेंज कर लें अपनी जो भी आपकी स्टडीज आपने जिस तरह से भी लिखी है बाहर के मुल्कों या बाहर इंटरनेशनल ऑथर्स की, उनको एक सेगमेंट उनका बना लें। फिर नेक्स्ट फाइनली उसको कि पाकिस्तान में ये काम हुआ है, और फिर पाकिस्तान में जो काम हुआ है उसको आप एक्सटेंड करें एक स्टेप फर्दर, वो किस तरह से करें। और फिर उसमें आप एंड में हाइपोथेसिस दे एक्सक्यूज मी देते हैं। मैम, एक पार्टिसिपेंट आया है, ऐड कर लें उसको। अच्छा, एक मिनट। मुझे अभी ठीक है, अभी देखो स्क्रीन नजर आ रही है? जी मैम आ रही है। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स हैं मेजर। इसमें फिर अपने एंड में हाइपोथेसिस लिखने होते हैं। हाइपोथेसिस से बना दिए कि आप क्या सवाल टेस्ट करें। फॉर एग्जांपल हाइपोथेसिस आपका ये होता है कि क्या लिक्विडिटी जो है वो इम्पैक्ट कर रही है प्रॉफिटेबिलिटी पे, मिसाल के तौर पर। ये आपने हाइपोथेसिस लिया। अगर तो आपने जो एनालिसिस किया, जो डेटा कलेक्ट किया, उसमें जो रिजल्ट्स हैं आपके वो सिग्निफिकेंट आ गए स्टैटिस्टिकली, तो ये बात प्रूव हो जाती है कि आपका हाइपोथेसिस सच साबित हो गया है कि आप सही कह रहे हैं कि लिक्विडिटी वाकई इम्पैक्ट करती है प्रॉफिटेबिलिटी पे। अगर आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं आते तो फिर आप ये कहते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो हमारी जो डेटा है जो हमने कलेक्ट किया, जो हमारे एनवायरमेंट सराउंडिंग्स में ये हाइपोथेसिस हो सकता है इंटरनेशनली तो ये एक्सेप्टेबल हो, लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हमें हमें डिफरेंट आउटलुक की जरूरत है। हमें डिफरेंट मजीद एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट होता है।
ये फिर आप एंड में फाइंडिंग्स में जाके जो फाइंडिंग्स आपकी चैप्टर नंबर 4 होता है उसको आप फिर चैप्टर नंबर 2 से लिंक करते हैं। आप बताते हैं कि जब क्योंकि आपकी फाइंडिंग्स तो चैप्टर नंबर 4 में बताएंगे ना, यहाँ पे आपने सिर्फ यहाँ तक आपका काम सिर्फ ये है कि आपने हाइपोथेसिस को नरेट कर देना है, उसको लिख देना है। चैप्टर नंबर 4 में जाके फिर ये इसका काम आएगा कि जब आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर वो सिग्निफिकेंट है तो फिर आप कहेंगे कि हमारे रिजल्ट भी बाकी स्टडीज की तरह सिग्निफिकेंट आ गए, यानी कि जो लिक्विडिटी है सैंपल प्रॉफिटेबिलिटी में है। अच्छा, अगर नहीं आते सिग्निफिकेंट चैप्टर नंबर 4 के बाद तो फिर आप कह देते हैं कि बाकियों के अगर तो सिग्निफिकेंट है हमारे नहीं है, क्योंकि हमारा डेटा ये बता रहे हैं हमें। और फिर आप ये कहते हैं कि कुछ स्टडीज ऐसी हैं जिनका सिग्निफिकेंट नहीं था, लेकिन अगर किसी का भी ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं है और आपका सिग्निफिकेंट है तो दैट इज आल्सो अ कंट्रीब्यूशन। ये जरूरी नहीं है कि आपके हालात भी वैसे ही हों जैसे बाहर के मुल्कों में हैं। तो ये चीज़ होती है। तो ये तो बेसिक आउटलाइन मैंने बताई है कि ये स्ट्रक्चर है उसका, ये एक तरतीब होती है जिस तरह से आप उसको लेके चलते हैं चैप्टर नंबर 2 को। इसके बाद एक और चीज़ मैंने बतानी है, वो ये है कि हमने बात की थी कि जब चैप्टर नंबर 2 लिख रहे होते हैं, बल्कि इवन बैकग्राउंड भी कल रावे से बात हुई थी, तो आप बीच में इनसाइट एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। एक होती है इनसाइट एक्सटेंशन और एक होती है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का तो मैंने आपको कल बताया था, शायद हमने जब गूगल हम देख रहे थे गूगल स्कॉलर, तो जो 2 कॉमास थे उसमें मैंने बताया था कि डिफरेंट स्टाइल है उसके रेफरेंसिंग के, जिसमें एमएलए था, एपीए था और गवर्नर था। तो मैंने आपको बताया था कि इस सब में से आपने एपीए लेना है, एपीए को कॉपी करना है और सबसे एंड में जाकर बिब्लियोग्राफी का जो आपका चैप्टर होगा उसमें आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, एक तो तरीका वो है। एक तरीका जो है वो ये है कि आप उसमें ये डिफरेंट किस्म के तरीक़ेकार हैं, ये जिसमें आप ज़ोटेरो है, ज़ोटेरो का इस्तेमाल करें, मेंडले सॉफ्टवेयर है, एंड नोट है, एमएस वर्ड है, और सिंपल तरीका जो मैंने कल बताया था वो गूगल का था, वो सबसे आसान तरीका है। तो ये चारों तरीके पांचों ठीक है, इनमें से कोई भी आप यूज़ करें। लेकिन एक चीज़ ये होती है जो मैंने पिछले प्रोजेक्ट्स में प्रेजेंटेशन में देखी थी कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें ना, जैसे ज़ोटेरो का या मेंडले का, उसका भी यही है कि वो इनसाइट एक्सटेंशन हमें आपको हेल्प देता है, बिब्लियोग्राफी ऑटोमेटिकली बन जाती है। यहाँ पे आपको एक कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, खुद रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि जो आपकी इनसाइट एक्सटेंशन में जहाँ पे भी आपने कोई रेफरेंस दिया हुआ वो आपका एंड में मौजूद हो कंप्लीट। तो ये चीज़ जो है वो ज़रूरी है। तो अगर सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करें, ज़ोटेरो फ्री है, मेंडले फ्री है, एंड नोट जो है वो पेड होता है, उसकी आपको ट्रायल वर्जन मिलता होता है। तो मैंने ये देखा है कि जो पिछले जो प्रेजेंटेशन हुई थी ग्रुप्स की, तो उसमें उन लोगों ने ज़्यादातर ने मेंडले यूज़ किया था। मेरे जो ग्रुप्स थे जो जिन साथ मैंने काम किया था उनको मैंने ज़ोटेरो रिकमेंड किया था बिकॉज़ वो फ्री था। दोनों एक ही तरह के हैं, लेकिन ये है कि अगर इसको यूज़ कर लिया जाए, स्कीम पे वीडियोस देख के इसको अगर इस्तेमाल में ले आया जाए, तो आपका एक तो चैप्टर नंबर 2 का काम भी आसान हो जाएगा, आपकी बिब्लियोग्राफी ऑटोमेटिकली बन जाएगी, आपको एबीए का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप एक तरह से बता भी सकते हैं कि हमने मैनुअली काम नहीं किया। इसको थोड़ा-सा वो एक एज दे देते हैं कि आपने अगर ज़ोटेरो यूज़ किया हुआ है या कोई सॉफ्टवेयर आपने इस्तेमाल किया हुआ है, आपने खुद से नहीं किया। लेकिन अगर ना भी करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ आपका एबीए स्टाइल आपने फॉलो किया हो, तो ये जस्ट एक ऐड ऑन है, ठीक है? तो ये भी बताना था। और इसके अलावा एक चीज़ जो आखिरी बतानी है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो है एपीए रेफरेंसेस। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इस चैप्टर में जो आपका होगा जितने भी पेजेस का, उसमें ये 3 काम आप करेंगे। जो आप आर्टिकल ढूँढेंगे उसमें या तो कम एक ऑथर होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऑथर होंगे या फिर हो सकता है 4-5 ऑथर होंगे या 2 से ज़्यादा जितने भी ऑथर्स हों। तो आप ये तरीकाकार यूज़ करेंगे, ये एपीए का स्टाइल है। एक ऑथर है तो आप उसका आफ्टर जो सेकंड नेम होता है ना, जैसे अगर अनम शफीक है तो शफीक 2010, ठीक है? अगर 2 ऑथर हैं तो उनके लास्ट जो नेम है, और अंदर जो ब्रैकेट्स के अंदर जब आप एंड लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखते हैं। अगर आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे और आप ब्रैकेट्स के बाहर आप ये लिखेंगे 2 ऑथर्स को, तो आप ए एंड डी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें। ये जो एट ऑल है ये होता है 2 या 2 से ज़्यादा जब ऑथर्स होते हैं, तो आप ये एट ऑल जब इस्तेमाल करते हैं तो इससे ये पता चल जाता है कि इस आर्टिकल के ऑथर ये प्रिंसिपल ऑथर है, फर्स्ट ऑथर है, उसके अलावा जो है बाकी बहुत सारे और ऑथर भी हैं। तो ये चीज़ होती है। लेकिन एंड पे आप पूरे का पूरा, जैसे ये मैंने शायद एक एग्जाम्पल, ये जैसे देखो, ये बिब्लियोग्राफी में आप इस तरह से लिखते हैं पूरा आर्टिकल, उसका इशू नंबर, उसका पेज नंबर, उसका जर्नल का नाम, उसका डीओआई। ये देखो, अब जैसे अब मैंने ये पूरा का पूरा रेफरेंस है जो बिब्लियोग्राफी में आएगा, लेकिन जब मैंने इसको इनसाइड टेक्स्ट करूंगी तो मैं कैसे करूंगी रामेश? हेलो, जी मैम, जी जी। इसको ये देखो, ये रेफरेंस है ना, इसको ये वो आर्टिकल है जो मैंने अपने पेपर में इस्तेमाल किया। तो इसको अगर मैंने इनसाइड टेक्स्ट करना है तो मैं कैसे करूंगी? इसको मैं करूंगी जी मैम। ब्रेडविन एट एल 2005, ठीक है?
जब मैं इंटेक्स लिखूंगी तो मैं लिखूंगी, ये देखो लास्ट नेम ही लिखा होता है ब्रेडिन, ये लास्ट नेम है उसका एट ऑल, और इसमें लिखूंगी मैं 2005 और इसको मैं ब्रैकेट दूंगी। ठीक है, तो ये आपका इनसाइड टेक्स्ट का तरीका का होता है। आपने इनसाइड टेक्सटेशन करनी है तो एपीआई फॉर्मेट, ये सिंपल बेसिक बातें। अगर एपीआई को जानना है, अच्छी तरह समझना है, क्योंकि देखो आपने कल मुझे बताया था ना कि बुक्स और न्यूज़पेपर भी देखने हैं, तो अगर बुक्स को देखने हैं तो उसको भी जी मैम। साइट करने का अलग प्रॉपर एक तरीका है, फॉर्मेट है। ये जो तरीकाकार मैंने बताया ना सिंपल सा, ये रिसर्च पेपर्स को कोड करने का है। रिसर्च पेपर से अगर कोई आइडिया उठाया, रिसर्च पेपर से कोई बात उठाई है, तो वो इस तरीके से आप ऐड करते हैं उसमें इनसाइड टेक्सटेशन और रिसर्च आर्टिकल कोड करने का तरीका। अगर आपने सही है न्यूज़पेपर मैम। उठाना है तो न्यूज़पेपर का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट है, जो आपको उस एपीआई की पूरी एक किताब है, मैनुअल है, एपीएस 6 एडिशन, वो पूरी एक किताब आपको मिल जाती है। आपने जो भी चीज़ कोड करनी है, अखबार करना है, किताब करनी है, कोई भी चीज़ करनी है, वहाँ पे उसका प्रॉपर एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि इस तरीके से आपने इंसाइड करना है, इस तरीके से आपने उसकी बिब्लियोग्राफी में उसको पूरा पूरा आर्टिकल ऐड करना है। अगर आपने लेट्स सपोज कोई वेबसाइट अगर आपने कोई कोड करनी है, या फिर वेबसाइट से कोई चीज़ उठा ली है लेट्स सपोज, और आपको लग रहा है कि मेरे टॉपिक से रेलेवेंट है, तो वेबसाइट को भी कोड करने का मुझे प्रॉपर एक फॉर्मेट दिया हुआ है। और जो ये लोग जैसे अहमद इमरान हजरा साहब है या जैसे कलीम साहब है, ये जो फैकल्टी सीनियर है, ये इतने इन चीज़ों को गो थ्रू कर चुके हैं कि ये देखते ही पहचान लेते हैं कि एपीआई है कि नहीं, क्योंकि हमारा शुरू से जब से हम रिसर्च कर रहे हैं एपीआई ही स्टाइल है। आप तो फर्स्ट टाइम इससे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं ना, लेकिन मैं खुद जी मैम। जब से मैं रिसर्च कर रही हूँ और मेरे से भी पहले के लोग शुरू से हमारे यहाँ पे है ही एपीआई स्टाइल, तो सब एवरीबॉडी इज फेमिलियर विद दिस स्टाइल। ओके मैम। तो देख ही पता चल जाता है कि एपीआई है या नहीं, और ये बड़ा एक कंसर्न है, पॉइंट ऑफ कंसर्न, अगर आप इसे फॉलो ना करें। और ये भी एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो भी आपने आर्टिकल में आप अपने जो चैप्टर नंबर 2 में जो भी इस तरह की बात, इस तरह का कोई भी चीज़ ये रेफरेंस इनसाइड टेक्सटेशन में दिया है ना, उसका एंड में लाजमी ये चीज़ होनी चाहिए। ये अहमद इमरान हजरा साहब तो इस पर बहुत ध्यान रखते हैं, वो बीच में चेक भी करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। कोई भी एक मैं रैंडमली मतलब उठा लेते रेफरेंस देना आर्टिकल का जो। नहीं, देखो जैसे आपने कोई बात लिखी ना, कोई भी आपको आपने लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट किया, उसमें आपने कोई भी आर्टिकल कोट किया कि इस फलानी स्टडी में ये बात हुई है जो आपके टॉपिक से रेलेवेंट ही होगी, मैं ये रिव्यू करती, तो आपने जो भी जी मैम। साइड डिसाइड की, ऑब्वियसली आपने उसका आइडिया लिखा, पैराफ्रेज करके, फिर आपने उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी, फिर आपने ये कोड इनसाइड में कोड दिया ना कि ब्रेडिन एट एल ने ये बात की थी। जी मैम। तो अब पेपर के चैप्टर नंबर 2 में तो आप ब्रेडिन एट एल 2005 लिखेंगे, लेकिन उसकी बिब्लियोग्राफी में ये लाजिम मौजूद होना चाहिए, ये पूरा का पूरा उसका ये जो ये वाला रेफरेंस है, ये वाला, मतलब मिसाल दे रही हूँ मैं कि ये ठीक है मैम। ऐसे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके टेक्स्ट में कहीं पे भी बैकग्राउंड में या कहीं भी अगर आप इस तरह का कोई रेफरेंस देते हैं इनसाइड, और एंड में बिब्लियोग्राफी में वो ये मौजूद ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक मैम, इसको अपेंडिक्स भी बोलते हैं? नहीं, इसको अपेंडिक्स नहीं बोलते, इसको रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। अपेंडिक्स अलग चीज है, अपेंडिक्स ये मैम नहीं दोनों एक ही नाम है? नहीं, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस एक बात है, अपेंडिक्स इज समथिंग डिफरेंट। अपेंडिक्स ये होता है कि कोई लिस्ट ऑफ टेबल्स, या जैसे अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आप 20 कंट्रीज लेते हैं, तो आप जो 20 कंट्रीज और उसके अंदर जो बैंक्स थे उसका डेटा आप अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट में नहीं दे सकते, वो आप अपेंडिक्स में देते थे। या अभी भी अगर आप एक भी कंट्री अगर लेते हैं, एक कंट्री में आपके पास 20 बैंक है, तो वो 20 बैंक आप अपनी स्टडी में मेंशन करेंगे तो पेज जाया है 2-3, मतलब ऐसी वो अच्छा नहीं लगता, एक कंटिन्यूटी डिस्टर्ब होती है। तो इस किस्म की चीजें जो एक्स्ट्रा टेबल्स, एक्स्ट्रा डायग्राम्स, एक्स्ट्रा पिक्चर्स या एक्स्ट्रा चीजें होती है ना, जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए होती है रिव्यूअर के, वो आप अपेंडिक्स में देते हैं। मैम मतलब कि आपको बिब्लियो ये जो रेफरेंस भी साथ लाना पड़ता है और साथ अपेंडिक्स भी डालना ही पड़ेगा, क्योंकि मैम हमारे वो अपेंडिक्स थोड़े देखो, बहुत होंगे ना नाम होंगे, हाँ हमें दोनों डालने पड़ेंगे। अपेंडिक्स भी होता है। अपेंडिक्स जो है ना, वो बेसिकली वो एक एडिशनल चीज होती है तो अगर टेबल या कोई लिस्ट या ऐसी कोई बात बताने वाली है तो आप अपेंडिक्स ऐड कर लें, नहीं कोई बताने वाली तो फिर आप छोड़ दें उसे। लेकिन जो बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस, ये दोनों एक ही है, ये जरूरी है, ये मैंडेटरी है, इसके बगैर ये चैप्टर नंबर 5 है आपका, सॉरी 6 है आपका ये मैम रेफरेंस। इसके अंदर ग्राफ नहीं आ सकते हमारे? इसके अंदर ग्राफ ग्राफ टेबल्स भी नहीं आ आ सकते सकते? हैं, बिल्कुल ग्राफ भी आ सकते हैं। और जो नेसेसरी टेबल्स होते हैं आपके, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। जो नेसेसरी टेबल्स होते हैं वो तो आप इंक्लूड करते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 में, लेकिन जो ऐसे टेबल होते हैं जो कि सपोर्टिव होते हैं, जो हो सकता है आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान उनकी जरूरत पड़ जाए या आपको बताने हो, तो वो आप जो है अपनी अपेंडिक्स में भी डाल। ठीक है मैम, समझ गया मैं तो। ठीक है, ये सारा इसका फॉर्मेट और ये स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस करना था। अब जब आप इसे अटेम्प्ट करेंगे तो आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगी हम उन पे बात कर लेंगे। एक चीज बस मैंने बतानी है दूसरे चैप्टर के बारे में
वो मैं आपसे सैंपल भी इसका शेयर कर लूंगी ताकि आपको थोड़ी सी, जैसे आपने उसमें एक्सप्लोर किया ना चैप्टर नंबर 1 में कि क्या टोन है, किस तरह से उसने आर्गुमेंट बिल्ड किया है, किस तरह से उसने लिखा हुआ है, उस तरह ही आपको चैप्टर नंबर 2 का सैंपल भी शेयर करूंगी, उसको भी पढ़ लेना ताकि आपको हेल्प मिले कि उसने क्या टोन रखी है अपनी राइटअप को लिखते हुए, किस तरह की लैंग्वेज उसने इस्तेमाल की है, डायनामिक राइटिंग क्या होती है, और फिर उसने किस तरह से इसको जो है वो अरेंज किया हुआ है। तो ये सारी बातें इसको देख लेना। अभी मैं आपको ना वो दिखा देती हूँ एक जस्ट अ सेकंड। आवाज किसी की भी नहीं आ रही। अब आ रही है? मैं भी शेयर कर रही थी स्क्रीन, अब आ रही है आवाज? जी मैम अब आ रही है। अब ये चैप्टर नंबर 2 देख सकते हैं आप? यस मैम। देखो ये इसकी मैं बात कल कर रही थी, ये जो इंट्रोडक्शन है ना, जब आपने चैप्टर नंबर स्टार्ट करना है तो उससे पहले आपने ये एक दो बातें जरूर लिखनी है, थोड़ा सा मोमेंटम बिल्ड करने के लिए। उसके बाद अब देखो ये जो पेपर, ये जो सैंपल मैं शेयर करूंगी, इससे घबराना नहीं है। ये जो इस बंदे ने पेपर किया है ये बेसिकली प्राइमरी रिसर्च है। इसने क्वेश्चन फ्लोट किया था, ठीक है। आप लोगों की रिसर्च सेकेंडरी है, आपने सिंपल जो हेडिंग्स मैंने बताई है उसको रखता है मेन। जैसे यहाँ पे 2.1 इसने स्ट्रीम ऑफ रिसर्च रखा है, आपने इसने हर वेरिएबल वाइज स्टडी की है, आपने ऐसे नहीं करना, आपने ओवरऑल स्टडी करना है, ठीक है। आपने एक सबसे पहले हेडिंग बनानी है थ्योरेटिकल रिव्यू की, उसमें आपने देनी है एक कोई भी थ्योरी। फॉर एग्जांपल जैसे मिसाल के तौर पर सिग्नलिंग थ्योरी है। सिग्नलिंग थ्योरी ये कहती है कि जब डिविडेंड इंक्रीज होते हैं तो मार्केट में सिग्नल जाता है और इन्वेस्टर जो है वो अपनी बाइंग बढ़ा देते हैं कि स्टॉक की प्राइसेस बढ़ेंगी। तो इसको आप जो है उन्होंने लिंक किया कि इसी तरह जब सिग्नलिंग थ्योरी ये कहती है कि डिविडेंड के लिए सिग्नल जाता है तो उस वॉलेटिलिटी के लिए भी तो सिग्नल जाता है। एक ग्रुप ने इस तरह उसको इस्तेमाल किया कि जब स्टॉक प्राइस वॉलेटिलिटी होती है तो भी सिग्नल जाता है मार्केट में और इन्वेस्टर जो है वो या तो बाइंग शुरू कर देता है या सेलिंग शुरू कर देता है। ये एक एग्जांपल मैंने दी है टॉपिक से रिलेटेड। अब आपकी जो स्टडी है उसकी जो थ्योरी कौन सी रेलेवेंट है उसको आप कैसे लिंक करेंगे ये आपको आपके बेस पेपर में मिलेगी। कोई ना कोई थ्योरी उसने उसमें इस्तेमाल की होगी जो आपको उधर से मिलेगी, जिसको आप अपने टॉपिक से लिंक करेंगे। इसको थ्योरी को बताने का मकसद ये होता है कि ये जो लिटरेचर है, जो थ्योरेटिकल लिटरेचर है हमारा, वो भी हमारी टॉपिक को या इस बात को जो हम स्टैंड ऑफ रिसर्च है इसको सपोर्ट कर रहा है। ये जस्ट टू ऐड मतलब स्ट्रेंथ आपकी स्टडी को देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो सेगमेंट है, जैसे देखो इसने वेरिएबल वाइज स्टडी किया हुआ है, आपने वेरिएबल वाइज स्टडी नहीं करना, लेकिन फॉर्मेट जो है वो यही होगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। देखो अगर ये यूजफुल है तो मैं भेज देती हूँ, अगर मैं अदरवाइज किसी दूसरे किसी से देख लेती हूँ जो ज्यादा रेलेवेंट हो आपके, ठीक है, क्योंकि वो बेहतर रहेगा। बिकॉज उसमें आपको एक सिस्टमैटिक जो चीज मैंने भी बताई है वो उसकी डिपिक्शन नजर आ जाएगी, प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो वो मैं शेयर कर लेती हूँ, उसको देखना। और दूसरी एक चीज फर्क ये भी है कि जो ये प्राइमरी रिसर्च होती है जो इसने की हुई है, इसने एंड में थ्योरेटिकल रिव्यू दिया हुआ है। देखो एंड में ये आपके उसमें नहीं होता, रिसर्च फ्रेमवर्क जो है वो